नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन किया था। इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, शॉर्ट में इसको आप लोग आरपीएससी के नाम से जानते हैं। और इससे हमारा वास्ता काफ़ी ज़्यादा भी रहता है भाई, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही इससे जुड़ा हुआ है शिक्षण का। कब आरपीएससी वैकेंसी निकाले, कब अपना सिलेक्शन हो। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान तो भाई वही है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी आपको भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक मिलेगा। अनुच्छेद 315 में हम जब पिछली क्लास में पढ़ा था हमने अनुच्छेद 315, उसमें क्या प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 315 में प्रावधान था कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में था भाई? अनुच्छेद 315 में था। और फिर अनुच्छेद 315 ए भी पढ़ा था हमने। अनुच्छेद 315 ए यानी क, इसमें दो या उससे अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। 2 या उससे अधिक राज्य भी मिलकर अपना एक लोक सेवा आयोग स्थापित कर सकते हैं, गठित कर सकते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 315 ए में है भाई। ये बातें हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बात कर रहे हैं हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, बोलचाल में हम भाई आरपीएससी नाम ही लेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो आरपीएससी की स्थापना कब हुई? आरपीएससी की स्थापना कब हुई? तो एक अध्यादेश के माध्यम से 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी की क्या हुई भाई? स्थापना हुई। एक अध्यादेश के माध्यम से। कहाँ पर? जयपुर में एक अध्यादेश के माध्यम से आरपीएससी की स्थापना हुई। फिर 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया भाई? इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। यानी वर्तमान में जो आरपीएससी का मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? अजमेर में है। और जब स्थापित की गई थी आरपीएससी, जब इसका गठन किया गया था तो कहाँ किया गया था? जयपुर में। और उसके बाद में सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी भी, आपको पता है। और जब 7वां चरण कंप्लीट हुआ तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर को सौंप दिया गया क्या? आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये इसके बारे में आपको प्रारंभिक बातें ध्यान में रखनी है। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने?
तो सर एस के घोष, परीक्षाओं में काफ़ी बार आया हुआ है भाई। सर एस के घोष अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थायी अध्यक्ष एस के त्रिपाठी बने थे बाद में, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पहले अध्यक्ष कौन बने थे, सर एस के घोष बने थे। और वर्तमान अध्यक्ष नाम ध्यान में रहना ही चाहिए भाई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, जाना पहचाना नाम है, क्योंकि उससे पहले हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव 35वें, इनका क्रम ध्यान रख लेंगे आप, 35वें। बाकी नाम जरूर ध्यान रखें। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, सर एस के घोष बने थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पूर्व डीजीपी राजस्थान के भूपेंद्र सिंह यादव वर्तमान में आरपीएससी के चेयरपर्सन है भाई। तो आरपीएससी की स्थापना हो गई भी। उसके बाद में हम आरपीएससी की संरचना देख लेते हैं। आरपीएससी की संरचना, तो संरचना में क्या प्रावधान है, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, यानी आरपीएससी में वर्तमान में भाई जो संरचना है किस प्रकार की है, एक तो अध्यक्ष है और 7 क्या है इसमें सदस्य हैं। ये जो 7वां सदस्य है इसका प्रावधान, 7वां सदस्य का प्रावधान कब किया गया, तो ये 2011 में प्रावधान किया गया। लेकिन 7वां सदस्य का ये जो प्रावधान है ये लागू कब हुआ, लागू हुआ 2013 से, 2013 से, ये ध्यान में रखना है। यानी पहले 6 सदस्य थे, 7वें सदस्य का प्रावधान किया गया था 2011 में, लेकिन ये 7वां सदस्य कब नियुक्त किया गया, 2013 से। तो वर्तमान में 1 + 7 सदस्य, यानी कुल कितने हैं भाई, 8 सदस्य। आरपीएससी में कुल कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। ठीक है, एक तो अध्यक्ष हो गए, 7 क्या हैं सदस्य। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय संरचना 1 + 2 ही थी, 1 + 2 थी। ठीक है ना, एक अध्यक्ष और 2 क्या थे, सदस्य थे। ये ध्यान रखेंगे, संरचना के संदर्भ में ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ये हो गया आपका संरचना के बाद में आप देख लें आरपीएससी के लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता भाई अध्यक्ष जो भी होगा आरपीएससी का, वो प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। अध्यक्ष प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या होता है भाई, अधिकारी। जैसे आईएएस, आईपीएस, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही प्राय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। इसका 2 बार उल्लंघन भी हुआ है भाई, इसका 2 बार क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। आईएएस कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं रहा था, फिर भी आरपीएससी का अध्यक्ष बना। एक बार सीआर चौधरी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जब हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय सीआर चौधरी, नागौर के पूर्व सांसद भी रहे हैं सीआर चौधरी साहब, ये आरएएस अधिकारी थे। और उसके बाद में भी इनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। और एक बार हबीब खां गोरान, इनका नाम तो कौन भूल सकता है भाई, भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे इनकी। हबीब खां गोरान ये आरपीएस अधिकारी थे, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी। इनको भी क्या बनाया गया, तो इनको भी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो अध्यक्ष प्राय
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति ही अध्यक्ष के रूप में की जाती है। इसका राजस्थान में 2 बार उल्लंघन भी हुआ है। एक बार CR चौधरी साहब को बनाया गया और एक बार हबीब खान गोरान को बनाया गया था। बात करें सदस्यों की, तो सदस्य के लिए क्या योग्यता है? तो सदस्य के लिए आप ध्यान रखेंगे योग्यता भाई, आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष उन्हें क्या होना चाहिए भाई, कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये एक जरूरी बात है सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में। और आधे सदस्य समाजसेवी, आधे सदस्य या तो समाजसेवी हों या शिक्षाविद होने चाहिए या फिर कानूनविद होने चाहिए, कानून के जानकार। तो ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए योग्यता के संदर्भ में। आधे सदस्य भारत या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य का अनुभव होना जरूरी है भाई। और आधे सदस्य समाज सेवी भी हों, शिक्षाविद भी हों और चाहे कानूनविद हों, उनकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता, कोई व्यक्ति योग्य हो गया तो उसके बाद में क्या होगी भाई, नियुक्ति होगी। क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 में है ये बात, अनुच्छेद 316 में। नियुक्ति राज्यपाल करेगा भाई, राज्यपाल द्वारा। लेकिन यहां पर भाई राज्यपाल किससे? मुख्यमंत्री से सलाह करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर, क्योंकि वास्तविक मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। और संवैधानिक उपबंधों के आधार पर ही यह निकाय गठित किया गया है, तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 316 में इसके कार्यकाल के बारे में भी प्रावधान है भाई। कार्यकाल अनुच्छेद 316 में है। कार्यकाल तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यह है कार्यकाल अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा आपके सामने है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पुनर्नियुक्ति के अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते भाई। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद नहीं ले सकते। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।
सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और क्या है भाई, आरपीएससी के सदस्य यूपीएससी के सदस्य या चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। यूपीएससी का सदस्य भी बनाया जा सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या है भाई, अन्य किसी आयोग में चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मुख्य रूप से बात है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति के बाद में भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार का लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सदस्यों को यूपीएससी का सदस्य या चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, यानी इसके अलावा राज्य के किसी अन्य आयोग का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। सदस्यों के संदर्भ में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कार्यकाल अनुच्छेद 316 के अंतर्गत ये बातें बताई गई। योग्यता संरचना हो गई, योग्यता हो गई, नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, ठीक है। उसके बाद में इनको त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भाई ये किसको देंगे, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देंगे, जो नियुक्त करेगा उसी को अपना त्यागपत्र देंगे। राज्यपाल को संबोधित करके लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देते हैं। कार्यकाल बीच में पद से हटाना हो, पद से हटाना, तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान अनुच्छेद 317 में है। निलंबन और बर्खास्तगी अनुच्छेद 317 में। पद से हटाना क्यों हटाया जाएगा, तो पद से हटाने का काम कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर, पद से हटाया जा सकता है या जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। इनको पद से क्यों हटाया जाएगा भाई, तो इसका कारण क्या है, तो कारण यही है साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में, अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है, दुर्व्यवहार का कोई भी आरोप लगता है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके पश्चात अपना प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन मानना अनिवार्य है भाई, और उस प्रकार से राष्ट्रपति इनको हटाने का आदेश जारी करते हैं। ध्यान रखेंगे, जांच के दौरान इंपॉर्टेंट बात है ये, जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा क्या किए जा सकते हैं, निलंबित, यानी राज्यपाल को निलंबित करने का अधिकार है, जबकि बर्खास्त या हटाने का अधिकार किसको है भाई, राष्ट्रपति को है। जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है भाई। हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन निलंबित करने का काम कौन कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। ये है पद से हटाने के संदर्भ में बातें। पद से हटाना हो गया। बात करें प्रतिवेदन की, प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन भाई इसका प्रावधान अनुच्छेद 323 में है, अनुच्छेद 323 में। तो प्रतिवेदन आयोग आरपीएससी अपना वार्षिक, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है भाई, राज्यपाल को देगा।
राज्यपाल को देता है और राज्यपाल फिर इसको राज्य विधानसभा के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करता है। विधानसभा के समक्ष विचार हेतु रखेगा कौन भाई? राज्यपाल। तो ये वार्षिक प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रमुख बातें हैं। और उसके बाद में आप देख लें भाई आरपीएससी के कार्य। आरपीएससी के कार्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं अनुच्छेद 320 में? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत इसको देखने से पहले एक बार आप जितना पढ़ा है हमने उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि ये शुरुआती बातें हमारे जहन में आए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं हम, आरपीएससी की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में क्या प्रावधान है? भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है भाई। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। 315 में कहा गया है कि 2 या उससे अधिक राज्य मिलकर संयुक्त रूप से अपना एक अलग से लोक सेवा आयोग गठित कर सकते हैं, या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपना अलग से लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। 315 में प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में आपको ये ध्यान रखना है भाई, किस प्रकार का आयोग हो गया? संवैधानिक उपबंधों के आधार पर इसका उल्लेख है, तो ये संवैधानिक आयोग हो गया। किस प्रकार का आयोग हुआ? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक आयोग है। ठीक है, संविधान के उपबंधों के अंतर्गत जिसका प्रावधान होता है जिस आयोग का, वो संवैधानिक आयोग कहलाता है। अब देखिए आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के माध्यम से जयपुर में आरपीएससी की स्थापना हुई और फिर एकीकरण की प्रक्रिया जब पूर्ण हुई, 7वां चरण जब कंप्लीट हुआ, वर्तमान राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग था एक संगठित रूप में सामने आया। तो 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, किसको भाई? आरपीएससी को। तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? अजमेर में है। प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष बनाए गए और वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? भूपेंद्र सिंह यादव, जो पूर्व में हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक पद को गौरवान्वित कर चुके हैं, पद पर रह चुके हैं। बात करें आरपीएससी की संरचना की, तो आरपीएससी की जब स्थापना हुई तो इसकी सदस्य संख्या 1+2 यानी केवल 3 सदस्य थे। ठीक है, 1949 में 1+2, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, यानी कुल कितने सदस्य हैं भाई? 8 सदस्य। 7वें सदस्य का प्रावधान 2011 में किया गया, जबकि नियुक्ति कब से हुई भाई? 2013 से हुई, यानी 2013 से 7वां सदस्य कार्य कर रहा है। तो 1+7 सदस्य हो गए। योग्यता के संदर्भ में बातें करें तो अध्यक्ष प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, आईएएस आईपीएस। इसका राजस्थान में 2 बार उल्लंघन भी हुआ है भाई। एक बार सीआर चौधरी साहब को बनाया गया जो आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और हबीब खां गोरान ये आरपीएस सेवा के अधिकारी रहे हैं। सदस्यों की बात करें योग्यता की, तो आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, और आधे सदस्य समाज सेवी, शिक्षाविद या कानूनविद हों तो उनको भी नियुक्त किया जा सकता है। बात करें नियुक्ति की, अनुच्छेद 316 में नियुक्ति और कार्यकाल दोनों का प्रावधान है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर, और कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सेवानिवृत्त एक बार हो गया तो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद नहीं ले सकता। हाँ, सदस्य आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यूपीएससी का सदस्य बनाए जा सकते हैं, यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, राज्य के किसी दूसरे आयोग में चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। और त्यागपत्र किसको सौंपते हैं भाई सदस्य अध्यक्ष? तो ये राज्यपाल को ही सौंपेंगे, राज्यपाल को संबोधित करके। पद से हटाने की प्रक्रिया निलंबन या बर्खास्त के अनुच्छेद 317 में है। राष्ट्रपति द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर इनको पद से हटाए जाने का प्रावधान है। कारण क्या है, क्यों हटाया जाएगा? साबित कदाचार या अक्षमता असमर्थता की स्थिति में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, पद के दुरुपयोग का आरोप लग गया हो, मानसिक दिवालिया हो गया, विकृत चित्त का हो और कोई लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, इस कारण से जांच के दौरान राज्यपाल इनको क्या कर सकते हैं भाई? निलंबित कर सकते हैं। यानी निलंबित करने का जो पावर है वो किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। हटाने का पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। और प्रतिवेदन की बात करें तो अनुच्छेद 323 में आरपीएससी के प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान है। आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे राज्य विधानसभा के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करता है। आगे बात करें हम आरपीएससी के कार्यों के बारे में, तो आरपीएससी के क्या कार्य हैं? आरपीएससी के कार्य अनुच्छेद 320 के अंतर्गत पहली बात, राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु पदों के लिए, राज्य की सेवाओं में पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना ये प्रमुख कार्य है किसका भाई? आरपीएससी का। और आप देखते हैं आरपीएससी ज़्यादातर वैकेंसियाँ इसके माध्यम से ही राजस्थान में होती हैं। राज्य की सेवाओं में पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाने का कार्य आरपीएससी करती है, परीक्षाएं आयोजित करवाती है। इसके अलावा और क्या है भाई? परीक्षा आयोजित करवाने हेतु परीक्षा विज्ञप्ति जारी करना, परीक्षाएं करवाना। इसके अलावा साक्षात्कार करवाना, कई वैकेंसियां होती हैं जिसमें साक्षात्कार होते हैं भाई, साक्षात्कार करवाना। तो परीक्षाएं विज्ञप्ति जारी करना, साक्षात्कार करवाना, इंटरव्यू वगैरह, एसआई वगैरह की एग्जाम है, जैसे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम है, इसके संदर्भ में इंटरव्यू करवाती है। इसके अलावा और क्या काम है भाई? चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करना, कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है उनकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करती है कि इनको जल्दी से जल्दी क्या दी जाए भाई? नियुक्ति दी जाए। इसके बाद में पदोन्नति संबंधी कार्य करना इंपॉर्टेंट कार्य है। पदोन्नति संबंधी कार्य करना आरपीएससी का मुख्य कार्य है, पदोन्नति संबंधी कार्य करना। तो इसके अंतर्गत भाई पदोन्नति संबंधी कार्य किस प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। ये कार्य कितने प्रकार से करेगा आरपीएससी? 2 प्रकार से करेंगे। एक तो परीक्षा के द्वारा परीक्षा करवाना। पदोन्नति किस प्रकार से करती है? परीक्षाओं के माध्यम से। एक होता है डीपीसी के माध्यम से। डीपीसी इसका मतलब होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डीपीसी क्या होती है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। इसको हिंदी में कहते हैं विभागीय पदोन्नति समिति। विभागीय पदोन्नति समिति। तो पदोन्नति संबंधी कार्य आरपीएससी के अंतर्गत ध्यान रखेंगे 2 प्रकार से होता है पदोन्नति संबंधी कार्य। एक परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षा करवाकर पदोन्नति करती है,
आरपीएससी। दूसरा डीपीसी के माध्यम से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, विभागीय पदोन्नति समिति हिंदी में पुकार सकते हैं इसके माध्यम से। अब देखिए वर्ष 2018-19 में, वर्ष 2018-19 एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018-19 में आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में 304 डीपीसी की, कितनी डीपीसी की भाई? 304 डीपीसी की। इसमें शिक्षा विभाग में सर्वाधिक, डीपीसी हुई कितनी? 126। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से अलग अलग विभागों में अलग अलग इस प्रकार से कमेटी होती हैं। तो वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में 304 डीपीसी की। इसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो डीपीसी हुई कौन से विभाग में हुई? शिक्षा विभाग में। कितनी? 126। तो ये पदोन्नति संबंधी कार्य आरपीएससी का ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में एक कार्य है भाई अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी कार्य, इसमें ये जो कार्य होते हैं इसमें राज्य सरकार को परामर्श देती है। राज्य सरकार को क्या करती है भाई? परामर्श देना। ये प्रमुख कार्य है किसका? आरपीएससी का। राज्य सरकार को परामर्श देना अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी कार्यों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब देखिए बात करें वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने 149 मामलों में आरपीएससी से सलाह मांगी। आरपीएससी से सलाह मांगी और आरपीएससी ने 86 मामलों में, कितने मामलों में? 86 मामलों में सलाह दी। तो इम्पोर्टेंट काम है दोनों भाई जो मैंने बात की है, पदोन्नति संबंधी कार्य और अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी कार्य, दोनों ध्यान में रखेंगे भाई। उसके बाद में और बात करें पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधी कार्य। किस प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है उसका मूल्यांकन करने का कार्य भी कौन करता है भाई? आरपीएससी करती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधी कार्य भी प्रमुख कार्य माना जाता है आरपीएससी का। और ये तो आप ध्यान रखेंगे भाई, कुशल और योग्य कार्मिकों का चयन करना, भर्तियों के माध्यम से चयन करने का कार्य करती है आरपीएससी। तो मेरे ख्याल से आपको आरपीएससी के कार्य में किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्य जो सिलेबस जो हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके संदर्भ में बार बार आरपीएससी के संदर्भ में बातें हमारे सामने आती हैं। क्या कार्य है भाई? राज्य की सेवाओं में पदों पर नियुक्तियों के संदर्भ में परीक्षाएं आयोजित करवाने का कार्य आरपीएससी करवाती है। परीक्षा संबंधी विज्ञप्ति जारी करने का काम, परीक्षाएं आयोजित, परीक्षा पूर्ण करवाने का काम, और परीक्षाओं के पश्चात इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो आयोजित करवाने का काम भी आरपीएससी करवाती है। अंतिम चयन हो जाता है, उसके पश्चात अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करते हैं कि संबंधित अभ्यर्थी को
तुरंत प्रभाव से आप लोग क्या करें, नियुक्ति देने का कार्य करें। पदोन्नति संबंधी कार्य करना 2 प्रकार से करती है आरपीएससी, एक परीक्षाओं का आयोजन करवाती है पदोन्नति के लिए और दूसरा डीपीसी करवाती है विभागीय पदोन्नति समितियों के द्वारा विभिन्न विभागों में। 2018-19 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में 304 डीपीसी की, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में डीपीसी हुई कितनी, 126। अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी कार्य भी आरपीएससी के आते हैं भाई। इसमें राज्य सरकार को परामर्श देना प्रमुख कार्य माना जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में राज्य सरकार ने 149 मामलों में आरपीएससी से सलाह मांगी और आरपीएससी ने 86 मामलों में क्या की, अपनी सलाह दी। पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधी कार्य आरपीएससी के, किस प्रकार से पाठ्यक्रम वर्तमान जो दृष्टिकोण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से कारगर साबित हो रहा है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करती है आरपीएससी। कुशल और योग्य कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन करना, ये प्रमुख कार्य है भाई। लेकिन कुछ दृष्टिकोणों में आरपीएससी की कमियां भी हैं, आलोचना भी है। आरपीएससी की आलोचना, किन दृष्टिकोणों में आरपीएससी की आलोचना की जाती है, आरपीएससी की क्या कमियां हैं, ये हमारे सामने आती हैं भाई। एक तो परीक्षा संबंधी धीमी प्रक्रिया, प्रमुख कारण है परीक्षा संबंधी धीमी प्रक्रिया। धीमी प्रक्रिया, एक वर्ष पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए वैकेंसी की घोषणा हुई थी 24 दिसंबर 2019 को, और वो 24 दिसंबर 2020 भी पार हो गया भाई, फिलहाल कोई प्रक्रिया नहीं है। तो परीक्षा संबंधी धीमी प्रक्रिया बड़ी कमी है किसकी, आरपीएससी की। यूपीएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर नहीं होना, यूपीएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर नहीं होना। यूपीएससी का जिस प्रकार से वार्षिक कैलेंडर होता है उस प्रकार से आरपीएससी का कोई वार्षिक कैलेंडर नहीं है भाई। और क्या है, मॉडरेशन प्रोसेस, स्केलिंग प्रवृत्ति का होना, तो ये अभ्यर्थियों को इससे भाई नुकसान भी होता है। और क्या बात है भाई, राज्य सरकार का कामकाज में अत्यधिक हस्तक्षेप होना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई, राज्य सरकार का हस्तक्षेप है कामकाज में, ये भी एक बड़ी कमी है, आलोचना होती है आरपीएससी की। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगना, हबीब खां गोरान तो गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कई घोटाले समय समय पर घोटालों की खबर उजागर होती है भाई, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। इसके अलावा और क्या बात है, आरपीएससी को जातीय संतुष्टि का माध्यम बनाना। जातीय संतुष्टि का माध्यम क्या है कि भाई जो जानकार वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधित्व में गिरावट आ रही है, यानी सरकार अपनी इच्छा से अपने चहेते व्यक्तियों को इसमें शामिल करती है, नियुक्ति करती है। प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधित्व में क्या हो रही है, धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। जिनको इसमें नियुक्त करना चाहिए वो लोग तो नहीं है, जबकि अपने चहेते व्यक्तियों को सरकार इसमें क्या करती है भाई, नियुक्त करती है। और आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों तथा अन्य कार्मिकों का
अन्य कार्मिकों का अन्य कार्मिकों के पद अधिकतर समय रिक्त रहना, अधिकतर समय रिक्त रहना, खाली रहना, ज़्यादातर समय खाली रहते हैं पद, तो एक बड़ी कमी है। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ें समझ गए होंगे किस प्रकार से आलोचना की जाती है, किस प्रकार से कमियां हैं आरपीएससी की। परीक्षा संबंधी धीमी प्रक्रिया है, मॉडरेशन प्रोसेस, स्केलिंग प्रवृत्ति का होना, कई अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होता है भाई, कम नंबर वाले अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, ज़्यादा वाले रह जाते हैं। यूपीएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर नहीं होना, राज्य सरकार का कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, घोटाले की खबर उजागर होती रहती है, आरपीएससी में प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधित्व में गिरावट देखने को मिल रही है, सरकार अपनी चहेतों को इसमें शामिल करती है भाई। आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, अन्य कार्मिकों के पद अधिकतर समय क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, रिक्त रहते हैं। उसके बाद में आरपीएससी में सुधार, आरपीएससी में सुधार हेतु सुझाव, किस प्रकार से आरपीएससी में सुधार किया जा सकता है। तो आरपीएससी में सुधार करने के लिए भाई सीधी सी बात है कि जो सदस्य हैं, सदस्यों का चयन मेरिट पद्धति पर हो, सदस्य जो भी यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं उनका चयन किस प्रकार से हो भाई, मेरिट पद्धति के आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा सदस्य संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, कार्यभार ज़्यादा है, सदस्य संख्या में क्या की जाए, वृद्धि। कार्यभार ज़्यादा होने के कारण समय पर अधिकतर समय पद रिक्त रहते हैं, पदों समय पर पदों पर नियुक्तियां हों। इसके अलावा यूपीएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए, वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए। सरकार का कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप हो, सरकार का कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। और इसके अलावा सरकार आरपीएससी जो भी भर्तियां करवाती है भाई वो कोर्ट में अटक जाती हैं, कोर्ट फिर सरकार को आदेश देता है, सरकार फिर नियुक्ति करती है, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, 1 से 2 साल का समय गुजर जाता है। आरएस 2018 आप देख चुके हैं किस प्रकार से ये चीज़ें मतलब धीमी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके बदलने के लिए आरपीएससी का स्वतंत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से कोई भी अगर मामला है तो इस कोर्ट में आए और उसकी फिर तुरंत प्रभाव से सुनवाई हो और फिर नियुक्ति संबंधी जो भी प्रक्रिया हो तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं भाई आरपीएससी में, इनके माध्यम से सुधार किए जा सकते हैं कि सदस्यों का चयन मेरिट पद्धति के आधार पर होना चाहिए, सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए क्योंकि इसके पास में कार्यभार ज़्यादा है, समय पर पदों पर नियुक्तियां होनी चाहिए। आरपीएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर, यूपीएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर आरपीएससी का भी होना चाहिए, सरकार का कामकाज में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए और जो भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं इस समस्या से निजात दिलाने हेतु आरपीएससी का स्वतंत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में आरपीएससी के नवाचार क्या हैं भाई, आरपीएससी में हाल ही में क्या सुधार हुए हैं, आरपीएससी के नवाचार कौन कौन से नए कार्य किए हैं आरपीएससी के द्वारा। तो आरपीएससी के नवाचार के अंतर्गत आप देखेंगे भैया 2013 से आरपीएससी ने ओएसएम
OSM व्यवस्था शुरू की है, इसका मतलब होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम 2013 से ये आरपीएससी ने ये व्यवस्था की है। इसका मतलब ये होता है परीक्षाओं में क्या बनी रहे, पारदर्शिता। परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कौन सी व्यवस्था शुरू की है? OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम शुरू किया है 2013 से, परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु आरपीएससी के द्वारा किया गया नवाचार। उसके बाद में OTR एक व्यवस्था शुरू की है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि बार बार फॉर्म भरने की समस्या से निजात, बार बार फॉर्म भरने की समस्या से अभ्यर्थियों को क्या है, निजात मिली है। केवल भुगतान करें और फॉर्म आपका अपलोड होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR व्यवस्था शुरू की है। इसके अलावा OTV और इसके अंतर्गत क्या हुआ है भाई, OTV के अंतर्गत कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके सुरक्षित रखे जा सकते हैं। OTV के अंतर्गत डॉक्यूमेंट स्कैन करके उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है कि डॉक्यूमेंट एक बार स्कैन कर लिया तो उसको सुरक्षित रख लिया, सेफ है। उसके बाद में हार्ड कॉपी आपको आरपीएससी ले जाने की आवश्यकता, हार्ड कॉपी को आरपीएससी में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी अच्छे नवाचार हैं भैया आरपीएससी के द्वारा। इसके अलावा एक व्यवस्था और है, मेमोरी, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू। ठीक है, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू। इसका मतलब यह है कि परीक्षा के बाद अपनी सीट देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे नवाचार हैं भाई ये जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आप चाहे बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आरपीएससी के क्या क्या नवाचार हैं। तो 2013 से OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आरपीएससी ने शुरू किया है। परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए व्यवस्था शुरू की है। वन टाइम OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बार बार फॉर्म भरने की समस्या से निजात दिलाने हेतु ये व्यवस्था शुरू की गई है। एक बार आपको भुगतान करना होगा, जो ही वैकेंसी आती है भुगतान करें, आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है। OTV डॉक्यूमेंट स्कैन करके सुरक्षित रखे जा सकते हैं, हार्ड कॉपी को आरपीएससी में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और मेमोरी, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू, इसके अंतर्गत परीक्षा के बाद अपनी सीट आप आसानी से देख सकते हैं। ये हैं आरपीएससी के नवाचार। और उसके बाद में आरपीएससी की उपलब्धियाँ, आरपीएससी की उपलब्धियाँ। तो हाल ही के दिनों में आरपीएससी को कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं भाई? तो एक तो इंडिया पब्लिक चॉइस अवार्ड मिला है आरपीएससी को। आरपीएससी को कौन सा अवार्ड मिला है? इंडिया पब्लिक चॉइस अवार्ड। इसके अलावा ई गवर्नेंस
ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड भी हाल ही में आरपीएससी को मिला है। इसके अलावा मंथन अवार्ड दिया गया है आरपीएससी को, और हाल ही नैतिक सम्मान भी मिला है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के द्वारा नैतिक सम्मान, किसके द्वारा? तो गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन द्वारा। आरपीएससी को हाल ही में कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं? हाल ही में आरपीएससी को इंडिया पब्लिक चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है, ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, मंथन अवार्ड मिला है, नैतिक सम्मान मिला है गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के द्वारा। तो कहने का मतलब हाल के दिनों में आरपीएससी में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है भाई, और इसके माध्यम से आरपीएससी नई नई उपलब्धियां हासिल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। फिर भी हमें आरपीएससी को आगे बढ़ाने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा जो सुझाव हैं वो हमने प्रस्तुत किए हैं। ऐसे सुझावों के माध्यम से आरपीएससी को अधिक सशक्त और काफ़ी मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये आरपीएससी के नवाचार, इनके माध्यम से आरपीएससी हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी दिखाई देती है। तो ये हमारा विषय था भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसके बारे में हमने सारगर्भित और तथ्यवार विवरण प्रस्तुत करते हुए अध्ययन और शिक्षण प्राप्त किया है। तो फिलहाल की क्लास के लिए हमारा समय भाई यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए विषय के साथ में। धन्यवाद।